हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों ये क्लास है अपनी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है। दोस्तों यहाँ पे बच्चों की कई डिमांड थी कि सर यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की क्लास को लगाइए ज़रूर से ज़रूर। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि अब एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गई हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। और ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गई है। और अब क्या है कि जैसे मैं आपको पेज के माध्यम से पढ़ाता था तो वहाँ पे क्या है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता था। अब क्या है कि अपन को कम समय में अपन को सिलेबस कवर करना है, सबसे पहली बात तो ये है। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये भी है कि यहाँ पे सिलेबस 60% कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 60% सिलेबस कम कर दिया गया है। और मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके अंतर्गत आपको ये बता दिया जाएगा कि किस प्रकार का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं चला है वो यहाँ पे 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपके अपने चैनल पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारी जो क्लास है वो है थर्मोडायनेमिक्स की। और यहाँ पे देखो अब सभी बच्चे क्या सोच रहे हैं, सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे अब हम मतलब सभी बच्चों की जो ये भ्रांति रहती है कि यहाँ पे नोट्स के माध्यम से थोड़ा कम समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस भ्रांति को थोड़ा दूर करें, क्योंकि देखो समझने वाला है वो कहीं से समझ लेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस मेथड के द्वारा मैं आपको जब समझाऊंगा, आपको देखना उतना ही टाइम लगेगा जितना मैं लिखने में लगाता हूं, उतना ही टाइम यहाँ पे मैं आपको समझाने में लगाऊंगा। पर क्या है कि वहाँ पे जब अपन लिखते हैं तो चीज़ों को क्या है कि जल्दी जल्दी कवर नहीं कर पाते। जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको भी लिखना पड़ता है, सभी चीज़ों को लिखना पड़ता है। लेकिन हम नोट्स के माध्यम से अपन पढ़ाएंगे तो जो सिंपल चीज़ें रहेंगी उनको अपन जल्दी पढ़ेंगे, और जो समझने की चीज़ रहेगी उसको अपन जल्दी जल्दी समझ लेंगे। और यहाँ पे आपके फ़ायदे की बात क्या है कि जिस नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। अब वहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ डिट्टो आप वहाँ समझोगे, तो आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कौन सी यूनिट नंबर अपन थर्ड पढ़ रहे थे, याद करो। काफ़ी दिन हो गए क्लास लिए हुए, थर्मोडायनेमिक्स की जो क्लास है काफ़ी दिन हो गए। यहाँ पे अपन यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे थे। यूनिट नंबर थर्ड है हमारी चित्समत बोध की है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा हो तो ये पढ़ा था हमने कि उष्मागतिक फलन और एंट्रोपी में अपन ने संबंध पढ़ा था। एस और डब्लू में जो अपन ने संबंध पढ़ा था, एस बराबर के log ई डब्लू, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर आप देखो तो चैप्टर नंबर ये अपना यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 है वो बिल्कुल सिंपल रहेगी, क्योंकि 60% सिलेबस कवर कर दिया है। मतलब 60% सिलेबस आपका कम, 40 कम कर दिया है, 60% ही आपको पढ़ना है। तो यानी कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात ये है कि चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 और यहाँ पे हमारे पास में जो यूनिट नंबर 3 है वो बिल्कुल सिंपल होगी, और इसको आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि देखो यूनिट नंबर 4 अपन ने पढ़ ली है जो कि सिंपल थी, और यूनिट नंबर 3 है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आज ये कितना समय लेगी और कितने समय में ये अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आज मैं आपको बता देता हूँ कि अब यूनिट नंबर जो हमारी 3 है, जो है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, चित्समत बोध की है, उसमें अब आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा। इसी प्रकार हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। एक तो ये रहा, सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए समवितरण फलन का जो मान होता है Z बराबर V/H। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 3 इतनी सिंपल भी है और एग्जामिनर के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फिक्स रहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन इसी प्रकार आता है, बिल्कुल डिट्टो। एग्जामिनर इसमें दिमाग नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, और एग्जामिनर आपको Z बराबर V/H 2πm/KT3/2 दे देगा, या फिर H बराबर में H3 स्मॉल H3 यहाँ पे ये दे देगा। यानी कि ये फेवरेट क्वेश्चनों में से हैं। एक तो ये रहा, और ये और 3 क्वेश्चन और हैं जो कि बस ये चैप्टर के लास्ट स्टेज है। मतलब अब यहाँ पे इन 4 क्वेश्चन को करने के बाद में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हमारी यूनिट है और दोनों कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाएगी। एक बार सभी में 2-2 यूनिट अपन कवर कर लेते हैं, सभी सब्जेक्ट में जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2 यूनिट के द्वारा ही आप यहाँ पे 85% तक बना सकते हो, 85 के 90% आप बना सकते हो, और आपको ज़्यादा यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस बात को बहुत ही सावधानी से सुने कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप 2 यूनिट के द्वारा ही अब यहाँ पे अच्छी परसेंटेज बना सकते हो।
ठीक है। 2 यूनिट अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे 2 यूनिट को, तो ये मान लीजिए आपकी 80, 85, 90% तक आपकी बनी हुई है, ये देख लीजिए आप। लेकिन आपको 2 यूनिट पढ़नी है, उतनी शानदार पढ़नी है कि आपसे कोई टीचर भी पूछ ले तो आप फिर उसमें संकोच ना करें बोलने में, ठीक है। तो ये बात है। और यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण को सिद्ध करो, P बराबर nRT, और वायु दाब समीकरण को व्युत्पन्न करो, एक तो ये क्वेश्चन है। और चौथा है हमारे पास में चित्सम्मत सन्निकटन वैधता से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक तो ये आदर्श गैस वाला, और एक है अपना जो अभी मैंने आपको बताया था Z बराबर, यानी कि समवितरण फलन Z बराबर V/H आज अपन प्रूव करेंगे। और फिर अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन इन दोनों क्वेश्चनों को कर देंगे, यानी कि अब जल्दी से जल्दी अपन यूनिट नंबर 3 को ख़त्म कर देंगे, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला जो अपना काम रहेगा, मैं आपको बोर्ड पर डिटेल से समझाऊंगा कि आपको किस प्रकार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 2 यूनिट भी आपके लिए काफ़ी रहने वाली हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो। 2 यूनिट अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आप आराम से 85% बना सकते हो, 85-90% बना सकते हो, देख लीजिए आप। तो 2 यूनिट कितना कवर करती हैं चैप्टर, तो आपको मैं बताऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा शानदार तरीके से। लेकिन आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं, और अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा था, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, कि आपकी जो सोचने की जो वो एक अपन कह सकते हैं सोचने की जो क्षमता है, वो ये कहती है कि नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो कम समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो इस कमी को दूर करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, क्योंकि आपको नोट्स के माध्यम से मैं जिस प्रकार पढ़ाऊँगा, क्या पता ये तरीका आपको उससे भी इफेक्टिव लगे और भी शानदार तरीका लगे, क्योंकि उसमें अपन देख सकते हैं टाइम बहुत लगता है और छोटी छोटी चीज़ों को भी अपन को बार बार लिखना पड़ता है उसमें। यहाँ पे वो टाइम बचेगा, ठीक है। और आपको ऐसी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पे आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो। तो देखो ये क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, एग्जाम में ये क्वेश्चन टूट के आएगा कि सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए समवितरण फलन निम्न होता है। यानी कि अपन को क्या करना है, आदर्श गैस के लिए हमें समवितरण फलन का मान ज्ञात करना है, यानी कि Z का मान अपन को ज्ञात करना है। Z बराबर V/H 2πmkt 3/2, ये अपन को प्रूव करना है। या फिर इसमें ये कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h का क्यूब, Z बराबर V/H क्यूब 2πmkt की पावर 3/2। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए पीछे जो मैंने जो क्लास ली हैं उनको अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो फिर आपको एक क्वेश्चन कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अन्यथा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जाके पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे का बेसिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, जो नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रखे हैं वो नोट्स में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक परमाणु के लिए समवितरण फलन की गणना करने के लिए कला समष्टि की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी ध्यान सुनिए, कला समष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था, कला समष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था, और वहाँ पे मैंने आपको समझाया कि ये कला समष्टि क्या होती है, ठीक है। और उसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, वो मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, कला समष्टि क्या होती है, छोटा सा टॉपिक है, वो आप जाके पढ़िए वहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि एक परमाणु के लिए समवितरण फलन की गणना करने के लिए कला समष्टि की कल्पना करते हैं, ठीक है भाई साहब। चलो आगे, माना इस कला समष्टि में एक निकाय उपस्थित है जिसमें एक परमाणु आदर्श गैस के अणु से भरा हुआ है और गैस के प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m और वेग v है, ठीक है। क्या समझा आपने कि हमारे पास में एक परमाणु आदर्श गैस के अणु से भरा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास में क्या है, आदर्श गैस का परमाणु है जिसका द्रव्यमान अपन बात करते हैं m है और वेग v है। अतः गैस के अणु की कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप खुद भी अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा कि कुल ऊर्जा का जो मान होगा वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और मैं पहले बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने इस बात को, ये क्वेश्चन ऐसे हैं एग्जाम में डायरेक्ट उठेंगे और आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि एक परमाणु का आदर्श गैस के लिए समवितरण फलन का जो मान होता है वो ये होता है, प्रूफ करो। सीधा 4 नंबर में सवाल आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझें और हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो यहाँ पे क्या कहा कि E बराबर में के ई प्लस में क्या है P, क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा।
तो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू हाफ mv², इसका फॉर्मूला आपको पता है किसका, गतिज ऊर्जा का, और P mgh होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब E बराबर में ये कहाँ से आ गया भाई, p² अपॉन में 2m प्लस में mj, ये कहाँ से आ गया बस। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप नोट्स के माध्यम से खुद ही पढ़ सकते हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कई ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी, बस उसी को समझाने के लिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये p² अपॉन 2m कैसे आया, कुछ नहीं है, ऊपर नीचे अपन ने क्या कर दिया, m से गुणा भाग कर दिया, यानी कि देखो ऊपर अगर अपन m से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा m² v², और आप सभी को पता है कि p बराबर क्या होता है, mv होता है, और जब m² v² हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p²। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपन में जो अपन ने मल्टीप्लाई किया 2m, अब हमारे पास ऐसे कैसे आ गया, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, E बराबर में p² अपन में 2m प्लस में mj। दोबारा समझा देते हैं, कोई बात नहीं, एक बार आपको समझ नहीं आया तो कुछ नहीं करा, ऊपर m से मल्टीप्लाई करा, नीचे m से मल्टीप्लाई करा, ऊपर क्या हो गया mv² v², नीचे क्या आ गया 2m, तो यहाँ पे क्या बन गया देखो p² बन गया और अपॉन में 2m ऐसे कैसे बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में mj, समीकरण नंबर 1 इसको अपन ने नाम दे दिया। अब आगे चलें, धीरे धीरे चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, एकदम बिल्कुल शांत होकर पढ़ाई करो, एकदम मस्त हो गया। एक परमाणु को आदर्श गैस के लिए समवितरण फलन की गणितीय गणना करने के लिए माना गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, फिजिक्स के अंतर्गत आपने कई बार ये नोट भी किया होगा, देखा भी होगा कि कई कंडीशन होती हैं जो अपन को फॉलो करनी ही पड़ती हैं। अब देखो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई कि हमारे पास में गुरुत्वीय क्षेत्र का जो मान है वो नगण्य मानना पड़ेगा। अब देखो कई मतलब 75% बच्चे तो मान लेंगे इस बात को, लेकिन 75 के अलावा जो 25 बच गए वो बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमने ये क्यों किया। भाई आपकी जो बात है बिल्कुल सही, क्यों किया, तो इसका जवाब एक ही है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब रिसर्च करी तो वहाँ पे जब उनको लगा कि यहाँ पे अपन को गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपके दिमाग को अगर संतुष्टि नहीं मिली है तो जब आगे पढ़ाई करोगे, आप जब आगे MSc करोगे, फिर PhD करोगे, तो वहाँ पे फिर आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगी और वहाँ पे एक एक चीज़ का कारण मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस लेवल तक तो आपको केवल ये मान के चलना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि G बराबर अपन ने क्या लगभग 0 के बराबर मान लिया, तो यहाँ पे ये टर्म्स अपने पास क्या होगी, 0 के बराबर हो गई, और E बराबर हमारे पास में क्या आ गया, p² अपन में 2m। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप अगर खुद भी पढ़ते तो फिर मेरे हिसाब से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आती है। चले आगे, तो अब आगे चलते हैं अपन और पेज को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अब अपन ने क्या करा कि हमारे पास जो E फॉर्मूला आया था, E बराबर में p² अपन 2m, इसको अपन ने IV कोष्टिका के लिए मान लिया। यानी कि देखो ये अब IV कोष्टिका क्या चक्कर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन आदर्श गैस के अणु के लिए बात कर रहे हैं और उसके लिए समवितरण फलन का मान बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अपन ने एक सिंपली अगर अपन ने एक आदर्श गैस के अणु की बात करते हैं तो वहाँ पे अपन बात करते हैं कि काफ़ी सारे गैस के अणु उपस्थित होंगे, तो उस गैस के अणु को अपन बात करते हैं एक कोष्टिका के माध्यम से अगर उसको निरूपित कर दें, यानी कि एक पर्टिकुलर उसको नाम दे दिया जाए, तो वहाँ से अपन समवितरण फलन का जो मान है वो निकालना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो इसलिए अपन ने क्या करा कि आदर्श गैस के जो अपने पास अणु हैं उसके लिए अपन ने क्या करा कि IV कोष्टिका को डिफाइन कर दिया, और फिर अपन ने क्या कहा कि IV कोष्टिका के लिए ऊर्जा। अब ये चीज़ें देख क्या होती हैं कि समझने के लिए हेल्प पे अपन इनकी सहायता लेते हैं, मतलब कोष्टिका ले ली मान लिया, फिर अपन ने कई जगह अपन किसी और का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें समझने के लिए होती हैं और चीज़ों को आसान करने के लिए होती है। तो देखो यहाँ पे अब देखो, जब अपन ने यहाँ पे मानी कि IV कोष्टिका के लिए ऊर्जा का जो मान है EI = PI² अपन में 2m, तो यहाँ से चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। देखो कैसे, आगे चलें अपन अब, तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आ गया कि EI = p² अपन में 2m, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, IV कोष्टिका के लिए ऊर्जा का मान आ गया। ठीक है भाई, मान लिया। आगे चले, तो आगे क्या कहता है भाई, देखो आगे है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, समवितरण फलन की परिभाषा से। अब आपने क्लास नहीं ली पीछे की तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने ले रखी है तो फिर आपको अल्टीमेट समझ में आएगा। कैसे भाई, हमने आपको पीछे ये फॉर्मूला बता रखा है कि Z बराबर में समीशन I E माइनस का बीटा EI, ये क्या है हमारे पास में, ये फॉर्मूला है किसका, समवितरण फलन का। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर आगे बात करते हैं भाई कला समष्टि में समवितरण फलन। अब ये कला समष्टि की बात करते हैं और समवितरण फलन की बात करते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे
मैंने बोल दिया पहले ही कि पीछे की जो क्लास है उसको लीजिए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको क्लास समष्टि के बारे में बता रखा है और यहाँ पे समवितरण फलन के बारे में बता रखा है और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो अब यहाँ पे ये क्या चक्कर है कि क्लास समष्टि में समवितरण फलन कैसे, देखो z बराबर हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में समवितरण फलन का फॉर्मूला है। z बराबर में e की पावर माइनस का बीटा ई अपॉन ये क्या है हमारे पास में समीकरण में आई नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्लास समष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या करा कि ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्लास समष्टि मैंने आपको समझाया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि क्लास समष्टि के अंतर्गत जो घटक होते हैं वो स्थिति के रूप में होते हैं और संवेग के रूप में होते हैं। 3 घटक स्थिति के होते हैं और 3 क्या होते हैं संवेग के होते हैं और उसको अपन ने कैपिटल एस से निरूपित किया था। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि क्लास समष्टि के अंतर्गत अपन ने संवितरण फलन को पढ़ने के लिए अपन ने एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी कि एच से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे अपन ने इसको क्लास समष्टि में परिवर्तित कर दिया एक प्रकार से देखा जाए तो। फिर उसके बाद देखो हमें पता होना जरूरी है कि हमारे पास जो बीटा होता है इसका जो मान होता है 1/kt होता है और ई आई का जो मान है अभी मैंने आपको बता दिया, ई आई बराबर हमारे पास कितना आया था Pi²/2m। ये हमारे पास अभी आई वी कोष्ठिका के लिए अपन ने एनर्जी का मान निकाला था। चलें आगे। अब यहाँ पे क्या करें, बस कुछ नहीं करना अपन को, सिंपल से छोटी छोटी चीज़ें अपन को करनी है। z बराबर हमारे पास में देखो 1/h कैसे आया, कुछ नहीं है, ये इधर आ गया 1/h आ गया, समीशन e की पावर माइनस का पी आई। अब ई आई की जगह मान रख दिया, ई आई बीटा की जगह मान रख दिया और ई आई की जगह मान रख दिया, तो कितना हो गया देखो Pi²/2mkt और मल्टीप्लाई में h। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, जो भी चीज़ें अगर कोई डिफ़िकल्ट होगी, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मैं खुद उसको 2 बार समझाऊंगा। अब ये चीज़ें हैं ये आपको अगर खुद पढ़ोगे तो खुद भी आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने नोट्स के माध्यम से पहले पढ़ भी लिया होगा तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं, बस सिंपली वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पे देखो अतः क्लास समष्टि में आयतन, अब क्लास समष्टि में आयतन आपने पढ़ा है क्या कितना होता है, h बराबर देखो यहाँ पे 3 घटक किसके होते हैं स्थिति के होते हैं और 3 घटक संवेग के होते हैं, तो dx dy dz और dpx dpy dpz ये हमारे पास में क्या है क्लास समष्टि का आयतन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इतना डेरिवेशन मेरे हिसाब से अभी तक अपन ने क्या करा है, कुछ नहीं करा, सिंपली अपन ने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे अपन ने सिंपली संवितरण फलन का फॉर्मूला उपयोग करा है और उसके बाद में यहाँ पे अपन आई वी कोष्ठिका के लिए बात करते हैं और फिर उसमें क्लास समष्टि की बात करते हैं। तो इतना सा अपन ने काम किया, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं और संवितरण फलन का मान धीरे धीरे अपन निकाल देंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। अब यहाँ पे आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, देखो ध्यान से सुनो क्या कहता है भाई नया कॉन्सेप्ट। अब नया कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एमबीएस थ्योरी मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार निकाय में गैस के जो अणुओं का वितरण यदि सतत रूप से हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो समीकरण है उसको अपन इंटीग्रेशन से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा और अब भी पढ़ लीजिए कि हमारे पास में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी है वो ये कहती है कि हमारे पास में जो गैस के अणुओं का वितरण सतत रूप से है तो हम समीकरण को इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने देखा कि यहाँ अवकलज के जो पद हैं वो कितने अच्छे हैं कि देख लो आप 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो पद हैं वो किसके हैं अवकलज के उपस्थित हैं। तो यहाँ पे अपन को 6 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इस टर्म्स को देखकर घबराइए नहीं है, बिल्कुल सिंपल से टर्म्स हैं, मतलब आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए आप यहाँ पे अपन ने क्या करा भाई, z बराबर हमने क्या करा, z बराबर 1/h बार था ही और हमने क्या करा कि इसका 6 बार इसका समाकलन कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 हमें अवकलज के जो पद हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आगे चलो 1/h आ गया, dx dy dz हो गया। अब ये dx dy dz है, इसको अपन ने बाहर निकाल लिया। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो e की पावर में माइनस का Pi², देखो ये माइनस है आगे की तरफ, आप इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस का Pi²/2mkt है। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास में देखो ये p है, हमारे पास संवेग का यहाँ पे पद मौजूद है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे वो संवेग के पदों के रूप में करेंगे, यानी कि हमारे पास स्थिति के जो पद हैं उनको अपन बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा 3 बार इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का Pi²/2mkt और dpx dpy और dpz अपन ने लिख दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप एक बार, यदि आप इसको थोड़ा ध्यान देखोगे तो ये क्या है हमारे पास, देखो ये 3 बार इंटीग्रेशन और यहाँ पे dx dy dz। अब अतः सामान्य समष्टि में अपन बात करते हैं जो आयतन होता है वो क्या होता है, अगर अपन सिंपली बात करते हैं 3D में
अगर 3D में बात करते हैं तो आयतन कितना होता है dx dy dz। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन dx dy dz हो गया वो कितना हो गया हमारे पास में सिंपली v हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कुछ नहीं है। अगर अपन सिंपली बात करते हैं हमारे पास में, अगर अपन 3D की अब देखो क्लास समष्टि मैंने आपको समझा था फेज स्पेस, ये अपन 6D की बात करते हैं यानी कि 6 डायमेंशन में बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें 3D में तो हमारे पास जो आयतन होता है एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, इसको अपन ने v लिख दिया पूरे को, तो यहाँ पे v लिख दिया। उसके बाद में आगे चले अपन, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, देखो z बराबर आ गया हमारे पास में v अपन का h, 3 बार इंटीग्रेशन e की पावर में माइनस का पी आई स्क्वायर अपन में 2m/t dpx dpy dpz, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास में कितना आ गया, देखो p, अब ये क्यों लिखा अपन ने, अब यहाँ पे ये समझने की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा अभी। यहाँ पे देखो ये p वेक्टर हमारे पास में पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप पी जेड के कैप। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास p है, पी आई स्क्वायर है, इसको अपन यहाँ पे पी एक्स पी वाई और पी जेड के रूप में चेंज कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझे। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, यानी कि अपन बात करते हैं हमारे पास में जो डेरिवेटिव हो रहा है वो यहाँ पे 3 टर्म्स के रूप में हो रहा है, डी एक्स वाई और जेड के रूप में। तो यहाँ पे हमारे पास में जो p है उसको भी अपन यदि अपन पी एक्स पी वाई और पी जेड के रूप में चेंज कर दें तो यहाँ पे जो हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा वो भी हमारे पास में तीनों का अलग अलग हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको थोड़ी समझ में आएगी, बस अभी जस्ट इसका अगला स्टेप अगर आएगा आपके सामने तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने क्या करा कि सिंपली p वेक्टर बराबर हमने लिख दिया पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, यानी इसको घटक के रूप में इसको तोड़ दिया, यानी कि एक्स वाई जेड के घटक के रूप में तोड़ दिया। अब यहाँ पे यदि अपन इसका क्या ले लेते हैं, परिमाण ले लेते हैं इसका, और आप सभी को पता है कि परिमाण किस प्रकार लेते हैं, ये इस प्रकार ले लिया अपन ने परिमाण। तो p वेक्टर बराबर अंडर पी एक्स स्क्वायर पी वाई जेड स्क्वायर और पी वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर जेड, ये अपन ने इसका परिमाण ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा कि दोनों तरफ अपन ने वर्क कर दिया। कैसे कर दिया, देखो पी स्क्वायर बराबर में हमारे पास में क्या गया, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और प्लस में पी जेड स्क्वायर, ये अपन ने कर दिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करा, सिंपल छोटे स्टेप करे हैं अपन ने। तो यहाँ तक देखो इसका कारण अगर आपको मिल गया होगा मेरे हिसाब से कि हमारे पास में जो पी एक्स पी वाई और पी जेड के घटक के रूप में इसको अपन ने क्यों तोड़ा है, क्योंकि अपन को आवश्यकता है इसकी, क्योंकि अपन यहाँ पे जब पुट करेंगे तो अपन यहाँ पे एक्स वाई जेड के रूप में इंटीग्रेशन कर देंगे। बस थोड़ा सा धीरे रखिए, इसको जब अपन पे चेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार अपन इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो जेड बराबर वी अपन में एच तो पहले था, 3 बार इंटीग्रेशन था, ई की पावर में हमारे पास में क्या था, पी आई स्क्वायर था। तो मैंने अभी कहा आपसे कि पी आई की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू, देखो पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर पुट कर दी वैल्यू, और अपन में 2m/t वैसे क्या वैसे है, ठीक है। और डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड हमारे पास ऐसे कैसे है। अब अपन ने क्या करा, कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे देखो पी आई स्क्वायर अपन में 2m/t, पी वाई स्क्वायर अपन में 2m/t और पी स्क्वायर जेड अपन में 2m/t, इनको अपन ने क्या करा, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड के रूप में अपन ने क्या करा, तीनों को अलग अलग कर लिया और तीनों का अपन ने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे एक और बात बहुत अच्छी समझने की ये है कि अब यहाँ पे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी लिमिट बताइए हमें, यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन आए हैं वैसे आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा ये, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई अचानक से पूछ लीजिए, अगर आपसे कोई अचानक पूछ ले तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते। फिर अगर आपसे पूछ ले कोई इसकी जो लिमिट है उसके बारे में बताइए, तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि किसकी लिमिट पूछ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो हमारे पास संवेग है, हमारे पास संवेग है, इसकी लिमिट बताइए। तो मेरे हिसाब से 99% बच्चों को यहाँ पे इसकी लिमिट नहीं पता होगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो जो मैक्सवेल हैं वो क्या बता रहे हैं, सुनो उसको ध्यान से। मैक्सवेल है, मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण के अनुसार वेग का प्रत्येक मान संभव है, इसलिए यहाँ संवेग की जो सीमा होगी -∞ से लेकर +∞ होगी। इस लाइन को समझो। मैक्सवेल भाई साहब ने क्या कहते हैं कि हमारे पास में जो आदर्श गैस के जो अणु हैं वो किसी तरफ, यानी कि अपन बात करते हैं ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में वो गति कर सकते हैं, यानी कि आप उनको रोक नहीं सकते, यानी कि वो किसी भी तरफ किसी भी दिशा में कहीं पे भी अनंत दूरी तक गति कर सकते हैं, यानी कि उनका जो वेग है वो प्रत्येक वेग का प्रत्येक मान संभव है। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि उन्होंने फिक्स दूरी तय करी है, यानी कि वो
कहीं तक भी जा सकते हैं। इसलिए मैक्सवेल ने कहा और समझाया कि हमारे पास में जो आदर्श गैस के जो अणु हैं उनके लिए अगर अपन वेग और संवेग की अगर लिमिट की बात करें तो -इन्फिनिटी लेकर +इन्फिनिटी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे अपन ने यहाँ पे जो आदर्श गैस के जो अणु हैं उनके लिए बात करी है, तो वहाँ पे उनको अपन अगर उनका अध्ययन करा, देखो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब इनका अपन ने रिजल्ट कैसे निकाला, बिल्कुल यहाँ पे जो मैक्सवेल साइंटिस्ट हैं इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि हमारे पास में जो आदर्श गैस के जो अणु हैं ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और यहाँ पे ये -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक यानी कि ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में गति कर सकते हैं। और यहाँ पे इधर से उधर जो गति करते हैं किसी भी दिशा में, तो ये क्या हो गई, फिर यहाँ पे कोई फिक्स थोड़ी हुई गति, यानी कि चलते जाते हैं, गति करते जाते हैं, तो यानी कि इनकी जो वेगों का जो लिमिट होगा वो कितनी होगी, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में जो लिमिट आएगी किसकी, संवेग की लिमिट आएगी यहाँ पे, वो कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, सिंपली इसके लिमिट अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे इसकी लिमिट अप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ पे माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट, और माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट, और माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट। ठीक है, और यहाँ पे वही e की पावर में माइनस का px, e की पावर में dpx, dpy और dpz। अब यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास जो तीनों टर्म्स हैं, देखो एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, अब तीनों इंटीग्रेशन आपको याद करने पड़ेंगे। हमारे पास में जो e की पावर माइनस का px अपॉन 2m/kt, dpx, dp और dpz है, इन तीनों के जो इंटीग्रेशन है आपको इस प्रकार लिखने हैं और ये आपको याद करने हैं, क्योंकि ये क्या है, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। यानी कि सिंपली आप इसको याद रख लीजिए। कितना होगा मान, यहाँ पे देखो हमारे पास इसको इंटीग्रेशन सोल्व करोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 2πm/kt और इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। यानी कि अपन बात करते हैं, तीनों की बात करते हैं तो 2πm/kt 1/2, 1/2, 1/2, यदि अपन तीनों को जोड़ें तो पावर जाएगी 3/2। और ये आपको याद हो तो हमें यही प्रूफ करना था, बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे देखो अब कुछ नहीं है, बस प्रूफ हो ही गया। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे z बराबर v अपन में क्या आ गया, h³ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2πm/kt, क्योंकि h बराबर अपन h³ रख दिया, बात बराबर है, यानी कि प्रूफ हो गया। अब 3/2 कैसे है, कई बच्चे सोच रहे 3/2 कैसे है, कुछ नहीं है, अभी जो आपने इंटीग्रेशन सोल्व करा है पीछे की तरफ देख लीजिए वहाँ पे, तो वहाँ पे आपने देखो जो तीनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी 2πm/kt 1/2, 1/2, 1/2, अब तीनों को अपन जोड़ देंगे भाई, मल्टीप्लाई में है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो 1/2, 1/2, 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 आएगी। यानी कि ये क्वेश्चन अपना हो गया। यानी कि अपन बात करते हैं हमारे पास में कि ये हमारे पास में आदर्श है, एक परमाणु आदर्श गैस के लिए संवेतन फलन का जो मान हो गया वो कितना हो गया, z बराबर में v/h³ और 2πm/kt। कई बार एग्जामिनर है वो यहीं तक क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन कई बार वो क्या होता है, शातिर होता है, यानी कि वो क्वेश्चन को घुमा देता है। घुमाने की बात नहीं है, वो थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि वो संवितरण फलन ना पूछ कर वो सिंपली आपसे पूछ लेगा वितरण फलन बताइए। अभी ये क्वेश्चन है, मैंने आपको उसमें बताया नहीं था, अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके अंतर्गत बताया नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर है वो कई बार आपसे पूछ लेता है कि आदर्श गैस के लिए वितरण फलन का मान बताइए। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे क्या करते हैं, वो हमारे पास में जो संवितरण फलन है जो मैंने अभी आपको समझाया है उसका डेरिवेशन यहाँ पे कर देते हैं, और फिर वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही करा है। लेकिन जब एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आता है तो वो देखते हुए ये क्वेश्चन तो मेरा सही था, ये गलत कैसे हो गया। तो इसी कारण से गलत हो, क्योंकि आपने वहाँ पे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, आपने उसको ध्यान से देखा नहीं, वो वितरण फलन था, संवितरण नहीं था, वो था वितरण फलन। अब इसकी क्या कहानी है उसको समझो ध्यान से, कुछ नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जहाँ पे भी आपको दिक्कत आएगी मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझाऊंगा। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, देखो प्रायिकता वितरण फलन से। अब ये प्रायिकता वितरण फलन क्या है, अभी आपने पीछे क्लास नहीं ली है, यदि आपने पीछे क्लास नहीं ली है तो आपको पता नहीं होगा, यदि आपने ली है तो आपको पता होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रायिकता वितरण फलन है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर में e की पावर माइनस का बीटा ई अपन में z, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको याद करने के लिए मैंने कहा था, आपने याद कर लिया, बिल्कुल सही बात है। तो P बराबर कितना हो गया, e की पावर में माइनस का बीटा ई अपन में z, तो कितना हो गया, P बराबर में e की पावर माइनस का बीटा ई अपन में z। मैं इस प्रकार आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो
जितने भी फॉर्मूले हैं आप एक पेज में लिख लीजिए, वहाँ पे आप उन सभी को जब भी कोई नया फॉर्मूला आता है उसको आप देख लीजिए। हाँ भाई ये अपन लिख रखा है, जैसे कि ये प्रायिकता फलन का अपने पास है, तो p बराबर हमारे पास क्या होता है, e की पावर माइनस का बीटा अपन में z होता है। तो यहाँ पे अपन ने वितरण फलन की जो कैलकुलेशन है उसको स्टार्ट करी। तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, वितरण हम जानते हैं p बराबर कितना होता है, e की पावर माइनस का बीटा ई अपन में z, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन है यहाँ तक तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए इस बात को। यदि आपसे वितरण फलन के बारे में पूछ लिया जाए, सुनो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास में जो वितरण फलन की जो ये अपने पास ये आता है, अगर आपके डेरिवेशन एग्ज़ाम में, तो आपको यहाँ तक जो संवितरण फलन जो आपने निकाला है ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे p बराबर e की पावर माइनस का बीटा अपन z है, और z जो है वो क्या है हमारे पास में, संवितरण फलन है। इसकी वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये यहाँ तक आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या करा अपन ने, लेट करा, माना निकाय में अणुओं की जो संख्या है वो n है, अतः IV कोष्टिका में अल्पांश अणुओं की संख्या किसमें, कला समष्टि के अंतर्गत। अब ये लाइन है, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, दोबारा पढ़ेंगे, तिबारा पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में बिठा के छोड़ेंगे इस बात को। तो आगे चलें। अब यहाँ पे सबसे पहले तो इस लाइन को समझो, ये क्या कहना चाह रहा है ये भाई। देखो, माना निकाय में अणुओं की जो संख्या है वो n है, तो इतनी लाइन तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास में जो निकाय है, हमारे पास जो कोई समष्टि है, जो निकाय है, उसमें अणुओं की जो संख्या है वो n है। अतः IV कोष्टिका में अल्पांश अणुओं की जो संख्या हो गई, और वो किसमें, कला समष्टि में, वो ये होगी। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करें सभी। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक निकाय है, उस निकाय में n अणु हैं, और उस n अणु के अंतर्गत अपन ने मान लिया कोई IV कोष्टिका है। किसमें, उस निकाय के अंतर्गत मान ली कोई IV कोष्टिका है, और उस IV कोष्टिका में अल्पांश अणुओं की जो संख्या है वो ये हो गई, किसके अंदर, कला समष्टि के अंतर्गत। अब देखो, कला समष्टि I है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने d की पावर जो 6 लिखी है वो कला समष्टि की सहायता से ही लिखी है, क्योंकि कला समष्टि में आप देख सकते हो 6 घटक होते हैं, 3 घटक स्थिति के और 3 संवेग के होते हैं। तो dx dy dz और dpx dpy और dpz होता है। तो यहाँ पे अपने क्या लिख दिया, d6। और ni क्यों लिखा है, क्योंकि अपन IV कोष्टिका के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ni आ गया। और यहाँ पे इक्वल टू में np क्यों आया। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो हमारे पास n क्या है, n है हमारे पास में है, ये है अणुओं की संख्या, और p क्या है, प्रायिकता फलन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, और इस लाइन को थोड़ा समझें पहले, उसके बाद में लिखें। तो यहाँ पे लाइन क्या कह रही है, लाइन ये कह रही है कि हमारे पास में एक निकाय है, उसमें n अणु उपस्थित हैं, और IV कोष्टिका में यदि अपन अल्पांश अणुओं की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास d6ni = np होता है। जहाँ पे अपन बात करते हैं d6 कला समष्टि को दर्शाती है, ni nवीं कोष्टिका में अल्पांश अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पे n है वो अणुओं की संख्या है, और p हमारे पास में क्या है, प्रायिकता फलन है। आगे बात समझ में। तो d6ni = हमने क्या रखा, देखो n और डॉट में यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे p का मान पुट कर दिया। p का मान क्या होता है, e की पावर माइनस का बीटा ई अपॉन में z। अब यहाँ पे अपन z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू क्या होती है भाई, सभी बताएंगे, v अपॉन में h होती है। देखो h ऊपर चला गया, और मल्टीप्लाई 2πm/t की पावर 3/2। क्या इतना आपको समझ में आ गया? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे चलें, आगे चलते हैं अब फटाफट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, h की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, h की जो वैल्यू होती है dx dy dz dpx dpy dpz होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो d6ni = में n e की पावर माइनस का बीटा ei अपॉन में v 2πm/t की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में h था उसकी वैल्यू लिख दी अपन ने dx dy dz और dpx dpy dpz, ये अपन ने वैल्यू पुट करी है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने क्या करा, h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसको समीकरण नंबर 3 अपन ने नाम दे दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं समीकरण जो 3 है वो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 6 कोटि की अवकल समीकरण है, साफ सी बात है। तो इस अवकल समीकरण में त्रिसमाकलन करने पर, यानी कि अपन ने क्या करा कि अपन ने इसको 3 बार समाकलन कर दिया। तो फिर आप कहोगी सर यहाँ पे अपन ने 6 बार क्यों किया, क्यों नहीं किया?
और यहाँ पे अपन ने 6 बार समाकलन क्यों नहीं किया, थोड़ा सा इंतज़ार करिए भाई। यहाँ पे क्या करा अपन ने, dx dy dz का अपन ने क्या करा, समाकलन नहीं करा, और फिर इसके आगे जो यहाँ पे dpx dpy dpz है इसका अपन ने क्या कर दिया है, 3 बार यहाँ पे समाकलन कर दिया। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको थोड़ा समझते हुए चलिए। देखो बीटा की जो वैल्यू है 1/kt आप सभी को पता है, और यहाँ पे EI बराबर में कितना होता है, देखो ये हमारे पास जो EI है वो अभी जो अपन ने सम वितरण फलन निकाला था वहाँ पे देखो p²/2m वैल्यू है, तो वहाँ से अपन यहाँ पे PI कर लो तो यहाँ पे PI हो जाएगा, तो PI² में क्या है 2m है, इज इक्वल टू देखो कितना है p²x p²y और p²z/2m। अब अपन ने क्या करा, यहाँ पे जो हमारे संवेग है उसको अपन ने 3 घटकों में तोड़ लिया। अब 3 घटकों में तोड़ने के बाद में यहाँ पे क्या करा, जो इंटीग्रेशन होगा उसको अपन इस प्रकार सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे देख क्या है d³ है, यहाँ पे देखिए d³ dx dy dz है, यानी क्या किया अपन ने, ये dx dy dz इसको अपन इधर लिया है अपोन में। आगे समझ में, आगे चले, आगे चलो भाई फटाफट। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो d³ dx dy dz है, और यहाँ पे देखो n अपोन में क्या है हमारे पास में v 2πmkt की पावर 3/2। और अब क्या करा अपन ने, कुछ नहीं किया, जो अपन ने पीछे जो काम किया था अभी थोड़ी देर पहले वही किया है, बिल्कुल डिट्टो काम किया है, इंटीग्रेशन कर दिया, और वही संवेग की लिमिट माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट। क्यों, क्योंकि मैक्सवेल के आणविक वेग का जो नियम है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारे पास में आदर्श गैस के अणु के लिए प्रत्येक वेग का मान संभव है। इसलिए अपन बात करते हैं हमारे पास में जो इसकी लिमिट आएगी माइनस का इन्फिनिट टू प्लस का इन्फिनिट आएगी। तो यहाँ पे e⁻⁻² और dpx dpy dpz, अब तीनों की वैल्यू आपको पता ही है, वही वैल्यू है जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितनी 2πmkt की पावर 1/2 1/2 1/2, बस वही वैल्यू है। बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, बस इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि अधिकतर बच्चे यहाँ पे इनको छोड़ देते हैं, करते नहीं है। तो यानी कि बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, लेकिन वही बात है, फिर समझने की बात है, एक साइकोलॉजी की बात होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, d³ dx dy dz है, इज इक्वल टू में n में कितना है v 2πmkt। अब यहाँ पे देखो वो जो इंटीग्रेशन थे उनकी वैल्यू कितनी आ गई 2πmkt की पावर 3/2, यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या n/v बच जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास में d³ dx dy dz की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई n/v। इस समीकरण नंबर 4 इसको नाम दे दिया। अब समीकरण नंबर जो 3 था अभी थोड़ी देर पहले आपको याद भी होगा कि d³ इज इक्वल टू हमारे पास देखो dx dy dz अभी यहाँ पे है हमारे पास में, यानी कि समाकलन करने से पहले एक कहानी है हमारे पास में ये, तो यानी कि ये हमारे पास में था। अब यहाँ पे क्या करा अपन ने, त्रिसमाकलन कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमने यहाँ पे त्रिसमाकलन जो किया है वो किसके सापेक्ष में किया है, स्थिति के सापेक्ष में किया है। यानी कि अब इस कंडीशन में हमने dpx dpy dpz कर दिया साइड में। बोलो तुम भाई साहब अब साइड में हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे सापेक्ष हो चुका, अब हमारे सापेक्ष होने दो। dx dy dz के सापेक्ष में अब समाकलन करेंगे, कर दो फटाफट, कुछ नहीं है, वही 3 बार इंटीग्रेशन है। इसको अपन क्या कहते हैं, देखो इसको अपन सामान्य समष्टि में आयतन कहते हैं, तो यानी कि v हो गया ये। यानी कि देखो d³ इज इक्वल टू n⁻⁻β ei में जो v और मल्टीप्लाई 2πmkt था पहले से था ये तो, और यहाँ पे देखो dpx dpy dpz ऐसे कैसे, और इसकी वैल्यू हो गई v से v कैंसिल हो गया भाई साहब, सिंपल सी बात है। हम जानते हैं p बराबर mv होता है। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करें, dpx बराबर कितना हो जाएगा m.dv m.dv। यहाँ पे m क्या है, यहाँ पे मास है वो जो कि हमारे पास कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैल्यू को पुट कर दो, तो वैल्यू देखो d³ इज इक्वल टू ne माइनस का बीटा ई, क्योंकि देखो यहाँ पे v से v कैंसिल हो गया था, तो हमारे पास में अभी हट गया साइड में, और 2πmkt की पावर 3/2 आ गई। और यहाँ पे देखो dpx dpy dpz है, इनकी वैल्यू अपन ने यहाँ से लिख दी। हाँ यहाँ से लिख सकते हो आप, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो m dvx, तो यहाँ पे m dvy और m dvz, तो यहाँ पे लिख दी। आगे चलें, यहाँ तक मैं, अरे देख कितनी सिंपल है मेरे हिसाब से ये, मतलब ये मान लीजिए काफ़ी टफ डेरिवेशन है, लेकिन अब तक मेरे हिसाब से इसमें एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगी होगी जहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आपने बिल्कुल शांत माइंड से इसको पढ़ा हो। सबसे बड़ी बात क्या है, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। किसी भी नई चीज़ों को सीखते हो ना आप, तो आपके माइंड को पहले खाली रखा करो, उसके बाद में फिर आप चीज़ों को प्रवेश करवाओ अपने माइंड के अंदर, तब जाके वो चीज़ें प्रवेश होंगी। और बिल्कुल शांत माइंड, और बिल्कुल आपके पास में जो एकदम वातावरण एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको, वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। उसमें अगर आप पढ़ोगे मन लगा के, तो आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगी, ठीक है।
और यहाँ पे जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाता हूँ उस प्रकार से तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। आगे चलें। अब आगे देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस आप वैल्यू पुट करनी है अपन को, यानी कि देखो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। क्या है हमारे पास में डी क्यूब एन आई इज इक्वल टू एन ई की पावर माइनस का बीटा ई आई अपन 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 एम डी वी एक्स एम डी वी वाई और एम डी वी जेड, और बीटा बराबर अपन जानते हैं क्या होता है 1 अपन में के टी। आगे चलते हैं, हमें देखो क्या होता है। आगे चलो, आगे चलेंगे अपन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखो। हमें पता है कि हमारे पास में जो ई आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पी आई स्क्वायर अपन में 2m, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आप सभी को पता हो तो 1/2 एम वी स्क्वायर को ही बदल कर हमने पी आई स्क्वायर अपन में 2m लिखा था। आपको याद होगा, ये बात आपको याद होगी, क्योंकि अभी 100-200 साल पहले अपन ने ये काम किया था, ठीक है, सही बात है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डी क्यूब एन आई इज इक्वल टू एन एम की पावर 3। अब ये यहाँ पे कहाँ से आई, अभी जो हमने पीछे लिखा था वहीं पे देखो, ये हमारे पास में ये रहा, ये हमारे पास में देखो ये रही। दोबारा बता देता हूँ आपको, देखो एक बार वापस समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये क्या है हमारे पास में देखो डी क्यूब एन आई है। अब देखो एम 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 कितना हो गया, एम क्यूब हो गया। एन हमारे पास में है, ई के पावर देखो बीटा का मान रख दिया, ई आई का मान रख दिया, और अपन यहाँ पे अब सॉल्यूशन करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो बस आप, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका। यहाँ पे डी क्यूब एन आई इज इक्वल टू एन एम क्यूब, ये हमारे पास में कहाँ से आया, देखो ये मल्टीप्लाई में एम एम था तो एम क्यूब आ गया। अब नीचे देखो 2 पाई एम के टी था, तो हमने क्या करा, इसमें से एम को बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे एम को अपन ने क्या करा, बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे देखो अब जब बाहर निकालोगे तो पावर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जब पावर में बाहर निकालोगे 3 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, थोड़ा सा गलती है अपन कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गलती ये कर रहे हैं कि आपके नोट्स में भी इसको सुधार लेना इस गलती को, कि यहाँ पे हमारे पास देखो एम अंदर था, इसकी पावर 3/2 है, तो बाहर आएगा तो 3/2 ही तो आएगा, गलती कर रहे हैं ना। तो आपके नोट्स में भी ये गलती होगी, तो आप इस गलती को सुधार लें। तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, अंदर था हमारे पास में 2 पाई एम के टी था, तो एम को बाहर लेके आएंगे तो बाहर आएगा 3/2 पावर में। तो आप देख दो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो आपने क्या करा कि इस 1.5 एम के अपन क्या करा, यहाँ से अब इसको कैंसिल करा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एम की पावर कितनी बचेगी, यहाँ पे एम की पावर बचेगी 3/2। आप कहो कैसे, आप कहोगे कैसे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक बात हमें बताइए, यहाँ पे था 2 पाई एम के टी था, एम को बाहर निकाला, पावर में 3/2 आ गई। यहाँ पे हमारे पास में एम क्यूब है, जब हमारे पास में एम की पावर 1.5 है, जब एम की पावर 1.5 को एम की पावर 3 से अपन कैंसिल करेंगे तो आप सभी को पता है कि हमारे पास में यहाँ पे एम की पावर 3/2 बच जाएगी, ठीक है। तो ई की पावर माइनस का 1/2 एम वी स्क्वायर पर के टी, और यहाँ पे हमारे पास में डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड हमारे पास में ऐसे कैसे आ गया। अब अपन वेग की बात करें तो हमारे पास में देखो वी स्क्वायर बराबर में वी एक्स वी वाई वी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है, कुछ नहीं है, जिस प्रकार अपन ने संवेग के जो घटक तोड़े थे अपन ने एक्स वाई जेड के रूप में, उसी प्रकार देख सकते हो आप। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है हमारे पास, ई की पावर माइनस का 1/2 एम वी स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो v है इसके घटक तोड़ दिए अपन ने एक्स वाई जेड के रूप में, बिल्कुल आपको कहीं पे दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि सिंपल अपन ने वेग के जो घटक तोड़ दिए एक्स वाई जेड के रूप में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया पे, देखो n को बाहर ले लिया। और अब आप देख सकते हो, ध्यान से देखना इस बात को, m अपॉन में 2 पाई एम के टी है, देखो 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 है, और ऊपर जो बचा था हमारे पास में m, इसकी पावर भी 3/2 है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉक्स बनाया बड़ा, ब्रैकेट लगा दिया, और m अपॉन में 2m के टी की पावर 3/2 अपन ने कर दी, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो e की पावर माइनस का m, अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या करा, m वी एक्स अपन 2 पाई एम के टी m वी वाई और m वी जेड, और यहाँ पे अपन ने डॉट में कर दिया डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ये हमारे पास में कहलाता है वितरण फलन कहलाता है। समीकरण जो 5 है वो हमारे पास में एक परमाणु आदर्श गैस के अणु के लिए क्या कहलाता है, वितरण फलन कहलाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आपको दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। और देखो आपने यहाँ पे ध्यान देखा हो
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेग बंटन और वितरण फलन। तो यहाँ पे अभी आपने जस्ट थोड़ा बहुत डेरिवेशन में गौर किया हो तो यहाँ तक एक डेरिवेशन और ख़त्म हुआ था। देखो ये डेरिवेशन यहाँ तक डी क्यूब एन आई अपॉन में डी एक्स डी वाई डी जेड एन अपॉन में वी, ये समीकरण नंबर 4 था। इसके बाद में जो कहानी आई थी ये हमारे पास में आई थी, फिर समीकरण नंबर 5 था हमारे पास वितरण फलन। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लिखा हुआ है वेग बंटन। ये हमारे पास जो समीकरण नंबर 4 आया है ये हमारे पास में वेग बंटन का ही समीकरण है। आप देख सकते हो डी क्यूब एन आई अपॉन में डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू एन अपॉन में वी। ठीक है, तो यानी कि देखो कैलकुलेशन है बिल्कुल सिंपल सी है और यहाँ पे प्रत्येक चीज़ को बारे में मैंने आपको बता दिया है। यानी कि डेरिवेशन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। यानी कि देखो अगर ये डेरिवेशन आएगा तो आपके 4 नंबर में आएगा और आपसे किस प्रकार ये पूछा जाएगा। देखो आपसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार पूछा जा सकता है। एक तो पूछ सकता है कि हमारे पास में जो आदर्श गैस के लिए है वो वितरण फलन की गणना करो, तो वितरण फलन के लिए भी आपको ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा यहाँ तक। उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले वेग बंटन का जो हमारे पास में अभी आया था डी क्यूब एन आई क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास में अपॉन में कितना था डी एक्स डी वाई डी जेड और बराबर में हमारे पास में कितना था एन अपॉन वी, तो वहाँ तक आपको वेग बंटन के लिए करना पड़ेगा। और यदि आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ ले सम वितरण फलन, तो जेड बराबर वी अपॉन में एस 2 पाई के टी की पावर 3/2 वो वहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इस क्वेश्चन में हमारे पास में कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो सारथी उठाइए, पिछले साल के पेपर उठाइए, वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। यानी कि सम वितरण फलन का जो मान है वो अधिकतर एग्जाम में 95% आता है, लेकिन वितरण फलन और वेग बंटन का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो वहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है। आगे चलें, मेरे साथ देखो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि ये जो तरीका है अपना इफेक्टिव है या नहीं है। ये जो तरीका है अगर आप इसको इसमें आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए, सभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपना टाइम बच रहा है और एक क्या है अपना सिलेबस है वो जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है इसलिए। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन को लगा लो वेरी 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 मोस्ट है ये भाई सब क्वेश्चन। यानी कि अपन बात करते हैं आदर्श गैस जो समीकरण है हमारे पास में ये वेरी 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 मोस्ट है। तो यहाँ पे अब प्रूफ करेंगे अपन आदर्श गैस समीकरण को। पी बराबर एन आर टी जो हमारे पास समीकरण आता है किसका, आदर्श गैस समीकरण है, उसको अपन प्रूफ करेंगे। लेकिन देखो आदर्श गैस समीकरण है उसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। ध्यान से सुनो इस बात को, कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, साफ सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ भाई उस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें, जो फॉर्मूला है उसको आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे आदर्श गैस का जो समीकरण है वो प्रूफ नहीं होगा। तो चलें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। आदर्श गैस जो समीकरण है उसको भी अपन समझेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट का समय लगेगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। और एक बार फिर से आपके जो नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, आपने प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हैं तो फिर भी अगर आप वहाँ पे PDF खोलिए और एक बार आपका जो डेरिवेशन पिछला वाला डेरिवेशन था ये वाला, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए कहाँ पे आपको दिक्कत है। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत है वीडियो को पीछे करिए और वहाँ पे उसको दोबारा समझिए, क्योंकि मैंने एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी है जो कि आपको दिक्कत करेगी कि यहाँ पे ये क्या है, आपको एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो आपको पूरा समझाया एकदम अल्टीमेट तरीके से। अब यहाँ पे चले आगे, यहाँ पे अब समझते हैं आदर्श गैस समीकरण को। तो अब इसका डेरिवेशन देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है जो कि आपने नहीं पढ़ा है। देखो हम जानते हैं, ये तो लिखना पड़ता है कि हम जानते हैं, लेकिन अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, और वहाँ पे ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं किसे, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा के सूत्र से क्या जानते हैं, F बराबर U माइनस का ST। ठीक है, F बराबर U माइनस का ST। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना हमारे पास में F हमारे पास में क्या है, तो F हमारे पास में क्या है, फोर्स है। U हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा है, S हमारे पास में एंट्रोपी है और T हमारे पास में टेम्परेचर है। तो हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा का सूत्र है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे F फोर्स नहीं है भाई, यहाँ पे ये F है वो एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा है, ऊर्जा को। तो यहाँ पे F है वो क्या है, U माइनस का ST, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा की।
ये क्या है हमारे पास में F बराबर U माइनस का ST। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें ये फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, F बराबर U माइनस का ST। देखो मैंने आपको 3-4 बार बोल दिया है, वैसे आपको अभी यहाँ पे जस्ट अभी याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स का क्या मतलब बताओ यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे फोर्स हो गया ये, तो इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं निकला। अपन यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हेल्म वोल्टेज ऊर्जा का, तो यहाँ पे जो अपना जो फॉर्मूला होगा ये ऊर्जा से संबंधित होगा, तो यहाँ पे एफ है वो यहाँ पे एनर्जी को शो कर रहा है। तो यहाँ तक मेरे सबको दिक्कत नहीं होगी। अभी देखो ये कोई समझने की बात थोड़ी, ये तो आप सिंपल, अगर आप इसको मैं आपको नहीं समझाता फिर भी अगर आप इसको नोट्स को पढ़ते तो फिर भी आप इसको एक्सेप्ट करते कि F बराबर U माइनस का ST क्या होता है, एक हेल्म वोल्टेज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको याद करना पड़ेगा। तो F बराबर U माइनस का ST फॉर्मूला हो चुका है। आगे चले, अब इसको अपन ने अवकल रूप में लिख दिया, यानी कि देखो अपन ने इसका अवकलन कर दिया, DF बराबर कितना आ गया, DU माइनस का DST। ठीक है, यहाँ पे देखो DU माइनस का, यहाँ पे अपन क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया, यानी कि माइनस का S डॉट DT और माइनस का T डॉट DS, यानी कि अपन कर लिया इसका मतलब U डॉट V से अपन ने कर लिया इसका अवकलन कर दिया, यानी कि पहले अपन ने कर दिया किसका, एंट्रोपी S का DT के सापेक्ष में, उसके बाद में अपन ने T को रख दिया कांस्टेंट और फिर अपन ने कर दिया इसको DS के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आगे चलें अपन, अब आगे चलते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर है वो इसमें थोड़ा बहुत अपन यूज करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, अब ये नियम है आपको प्रूफ भी करवा दिया जाएगा किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। बस ये अपना लेक्चर है, इसका जो अगला लेक्चर है उसमें अपन ये मान लीजिए अपन ये चैप्टर अगला जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट कर देंगे, और उससे पहले मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले बोल दिया है कि हमारे पास में 2 चैप्टर पढ़ लिए अपन ने, 2 यूनिट पढ़ ली है, तो 2 यूनिट का मतलब ये है कि आपने 85% का जो कवर है वो कवर कर लिया, मतलब कोर्स है वो कवर कर लिया है। ठीक है, और आपको 100 नहीं बनानी है, पहले तो 80 बनाइए, क्योंकि 80 बनाने के लिए आपको पहले चैप्टर बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कंटेस्ट, उसके बाद में ही अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 3 नहीं, चैप्टर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यूनिट नंबर 1 में है DQ बराबर में DU प्लस में DW सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है DQ बराबर में DU प्लस में DW, यानी कि हमारे पास जो ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा और वर्क डन के बराबर होती है। हमारे पास में जो एनर्जी होती है DQ वो हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर होती है, ये कहता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो यहाँ पे DW बराबर अपन लिख सकते हैं P डॉट DV लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो भाई साहब। ठीक है, और एक बात बताता हूँ मैं आपको, डेरिवेशन को समझना अलग बात है और फिर उसको लिखना अलग बात है, क्योंकि डेरिवेशन को समझना आसान है, लेकिन भाई देखो उसको बिना देखे लिखना बड़ी बात है, क्योंकि अगर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे 1-2 बार लिखने की, तब तक आप उसको नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे चीज़ों को लिंक करना सीखो। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपने आदर्श गैस का जो समीकरण है ये आपने समझ लिया डेरिवेशन, उसके बाद में बच्चों का सवाल ये रहता है कि सर अब इसको स्टार्ट कैसे करें, इसको लिखना स्टार्ट कैसे करें। भाई हमने इसको समझ लिया, एक ही चीज़ समझ ली, हमको आती हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले नोट्स में तो हम बता देंगे, लेकिन अब इसको स्टार्ट कैसे करें, बिना देखे लिखे कैसे। तो इसके लिए आपको करना ये है कि पहले तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करो देख देख के, उसके बाद में 1-2 बार बिना देखे करो, उसके बाद में जब आप बिना देखे लिखोगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि यहाँ पे सिंपली अपन ने हेल्म वोल्टेज ऊर्जा का जो फॉर्मूला F बराबर U माइनस का ST यूज किया, उसके बाद में अपन ने इसका डेरिवेटिव किया, और उसके बाद में हमने यहाँ क्या करा, उष्मागतिकी का प्रथम नियम उपयोग करा, ये अपने आप ऑटोमेटिक आपका हाथ है वो लिखता जाएगा। तो ये काम है प्रैक्टिस का, और समझना अलग है और यहाँ पे लिखना एक अलग बात है। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे DQ बराबर कितना आ गया, DU प्लस में DW। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, यानी कि पहला फॉर्मूला आपको F बराबर U माइनस का ST याद रखना है, और DU प्लस में DW आपको याद, यानी कि 2 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, देखो DQ बराबर में DU प्लस में P डॉट DV, क्योंकि अपने DW की जगह क्या रख दिया, P डॉट DV रख दिया। तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर जो भी है 7 तो छोड़ो इसको, ये तो अलग है। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, DQ बराबर में DU प्लस में P डॉट DV आ गया। ये हमारे पास क्या गया, उष्मागतिकी का प्रथम नियम है ये। उसके बाद में उष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी आ गया भाई इसमें काम। तो यहाँ पे DS बराबर कितना आ गया, DQ अपॉन में T। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि ये अपन इसको प्रूफ भी करवा देंगे किसमें, ये अपन प्रूफ करवा देंगे किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। तो यहाँ पे अभी तो याद रख लो इसको, DS बराबर में DQ अपॉन में T। तो यहाँ पे याद हो जाएगा भाई, DQ बराबर कितना आ गया, T डॉट DS।
वहाँ पे डी क्यू बराबर कितना था, डी यू प्लस में डी डब्ल्यू, यानी कि डी यू प्लस में पी डॉट डी वी। यहाँ पे डी क्यू बराबर है टी डॉट डी एस के। तो ये हमारे पास दोनों समीकरण आ गए। अब समीकरण नंबर 7, 8 तो ये पिछले के हिसाब दे रखे हैं, बाकी आप इसको समीकरण नंबर 1, 2 भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन चले आगे तो जो समीकरण नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है उसी के हिसाब समझ लेते हैं अपन। तो समीकरण नंबर जो 7 और 8 अपने हैं उनकी सहायता देख लीजिए आप, इनके जो हमारे पास में LHS हैं वो आपस में बराबर हो गए। तो ये अपन क्या करें, इनके RHS अपन ने बराबर कर दिए। तो टी डॉट डी एस बराबर में डी यू प्लस पी डॉट डी वी। समीकरण नंबर 9 आ गया। अब समीकरण नंबर 9 आ गया तो हमारे पास समीकरण नंबर 6 में 9 से मान रखने पर, अब समीकरण नंबर 6 कौन सा है पहले उसको देख लो आप। तो समीकरण नंबर 6 देखो आप एक बार वापस से, जो हमने पीछे लिख रखा है तो इसको देखो एक बार। तो समीकरण नंबर जो 6 है उसको देखो, ये रहा, देखो ये हमारे पास में टी डॉट डी एस, ये रहा, ऊपर करता हूँ एक बार मैं, आप देखो ये रहा, डी एफ बराबर में डी यू माइनस का एस डॉट डी टी और माइनस का टी डॉट डी एस, इसी की तो वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 6 में अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 5 तक तो ये डेरिवेशन था ही, उसके आगे अपन ने क्या करा, इसको कंटिन्यू कर दिया। तो समीकरण नंबर 6 है, इसको अपन ने नाम दिया। तो डी एफ बराबर में डी यू माइनस का एस डॉट डी टी और यहाँ पे टी डॉट डी एस की जो वैल्यू अपन ने निकाली है उसको अपन यहाँ पुट कर देंगे। तो फटाफट कर दो भाई, छोटा सा काम है, इसमें भी कोई अपन को टाइम नहीं लगाना चाहिए भाई। देखो फटाफट करो। तो यहाँ पे डी ए बराबर में डी यू माइनस का एस डॉट डी टी और यहाँ पे माइनस का डी यू प्लस में पी डॉट डी वी, ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस का एस डी टी माइनस का पी डी वी। अब बात करते हैं अपन समतापी निकाय के लिए। अब देखो ये कंडीशंस हैं, अब ये साइंटिस्टों ने ली हैं। अब यहाँ पे आपका सवाल रहेगा सर यहाँ पे ये क्यों यूज करा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों ने जब इसका अध्ययन करा तो उनको लगा कि यहाँ पे अपन को एक समतापी निकाय लेना चाहिए। तो यहाँ पे टी को अपन ने कांस्टेंट कर दिया, डी टी बराबर 0। तो डी ए बराबर यहाँ पर हमारे पास में जो टी वाला जो टर्म्स था वो 0 हो गया, क्योंकि हमने समतापी निकाय ले लिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पे डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का पी डॉट डी वी। अब यहाँ पे देखो अपने क्या करा, यहाँ पे देखो डी वी को नीचे लिया है, यानी कि हमारे पास में जो एफ है एनर्जी है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन वी के रेस्पेक्ट में, जब हमारे पास में टेम्परेचर, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं भाई। देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पे डी ए बराबर आ गया हमारे पास में माइनस का पी डॉट डी वी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा, डी वी को नीचे लिया है अपन, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास में जो एनर्जी है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन वी के रेस्पेक्ट में, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का पी। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 10 आ गया। तो इसको थोड़ा याद रखें, ठीक है। आगे चलें, हम आगे चलते हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ ये है, हम जानते हैं कि समवितरण या विभाजक फलन के रूप में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा निम्न होती है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास में क्या है, जेड क्या है, हमारे पास में जेड है, समवितरण फलन है ये। अब समवितरण फलन और हेल्महोल्ट्ज़ जो ऊर्जा है, इन दोनों के मध्य एक संबंध अपन कह सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, साफ सी बात है। तो मैंने आपको कहा कि इसमें अपन काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उनको अपन को याद रखनी पड़ेंगी, तो वो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, देखो एफ बराबर हमारे पास में आ गया माइनस का एन के टी लॉग ई जेड। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक दो बार अपन बोल लेते हैं, एफ बराबर माइनस का एन के टी लॉग जेड, एफ बराबर एन के टी लॉग जेड, सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ बराबर माइनस का एन के टी लॉग जेड। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास किसका, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा और हमारे पास में जेड समवितरण फलन का एक फॉर्मूला हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को याद ही होगा कि जेड का जो मान है वी अपॉन में एच 2 पाई के टी 3/2 अपन ने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए बराबर माइनस का एन के टी लॉग ई, जेड का मान पुट कर दिया वी अपॉन में एच 2 पाई के टी की पावर 3/2। उसके बाद में देखो ए बराबर माइनस का एन के टी लॉग वी माइनस का, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आ गया, समझो। अब देखो यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कंफ्यूज कर देती हैं। फिर आप जब नोट्स के माध्यम से पढ़ते हो तो यहाँ तक तो आप पहुँच जाओगे, उसके बाद में यहाँ पहुँचोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो कुछ नहीं है, लॉग का फॉर्मूला लगा दिया, लॉग एम अपॉन में एन क्या होता है, लॉग एम माइनस का लॉग एन। तो देखो लॉग वी माइनस का लॉग एच कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पे देखो आप जब लॉग का फॉर्मूला लगाओगे तो पावर जो होती है लॉग लगाने के बाद में नीचे जाती है, तो 3/2 लॉग और यहाँ पे 2 पाई के टी, तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अपन ने लगाई है। आगे चलें, तो डेरिवेटिव कर दिया। अब अपन ने क्या करा कि यहाँ पे डेरिवेटिव करा किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में कर दिया। यहाँ पे कितना है देखो,
डी एफ अपॉन में डी वी, और यहाँ पे टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, ठीक है, और माइनस का एन के टी हो गया। अब यहाँ पे अपन ने डेरिवेटिव किया किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, तो देखो ये वी है हमारे पास में, तो log वी का हो गया 1 अपॉन का वी, और वी का हो गया 1। यहाँ पे देखो log एच है, और यहाँ पे log वी का कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है, तो इन सब का 0 हो गया। बिल्कुल बात सही है। तो डी एफ अपॉन में डी वी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू में माइनस का एन के टी अपॉन वी है। समय का नंबर इसको 11 दे दिया। अब समय का नंबर 10 याद करो भाई, अब आपको याद होना चाहिए कि डी एफ अपॉन में डी वी अपॉन ये टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये अभी आपको याद हो तो माइनस का पी था, जस्ट अभी ये रहा, देखो ये रहा, दिखा देता हूँ आपको यार, देखो आपको ऐसे यकीन नहीं होगा आपको, क्योंकि मज़ा आ रहा है इस डायरेक्शन को करने में, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से अपन इसको समझ रहे हैं एकदम। डी एफ अपॉन में डी वी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, माइनस का पी है, ये समीकरण नंबर 10 है। तो समीकरण नंबर 10 की सहायता से तो अपन लिख रहे हैं, समीकरण 10 की सहायता से अपन क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यही तो चीज़ लिख रहे हैं अपन। तो समीकरण नंबर 10 ये रहा अपने पास, तो यहाँ पे डी एफ अपॉन में डी वी की जो वैल्यू है माइनस का पी लिख दिया, बराबर में हमारे पास में क्या था, माइनस का एन के टी अपॉन वी, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में क्या होगा, देखो वी पी बराबर में एन के टी। यहाँ पे अपन बात करते हैं पी बराबर एन के टी, यहाँ पे अपन बात करते हैं एन के बराबर क्या है आर, और पी बराबर कितना आ गया आर टी। तो ये हो गया हमारा पूरा डेरिवेशन। तो यानी कि हमारे पास में जो सेकंड डेरिवेशन था आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर में एन आर टी। अब यहाँ पे देखो एन की बात करते हैं तो फिर वो तो अपन किसी निकाय में यदि एन अणु उपस्थित हैं तो वहाँ पे एन आर टी लगा देते हैं। यदि अपन सिंपली बात करते हैं तो एन का मान यदि 1 है तो पी बराबर आर टी। तो यही आदर्श गैस समीकरण होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके अलावा भी आपके नोट्स में आपको थोड़ा सा अलग से कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये सब किसकी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपन कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए बात कर रहे हैं। आदर्श गैस के लिए अणु के लिए पहले तो संवितरण फलन की मान की गणना करी, उसके बाद अपन ने आदर्श गैस समीकरण निकाला। अब बात करते हैं जो हमारे पास में अपन आदर्श गैस अणु के लिए बात कर रहे हैं, जिस निकाय के लिए बात कर रहे हैं, उस निकाय की यदि अपन आंतरिक ऊर्जा पूछ ली जाए तो उस निकाय के अगर यदि अपन आंतरिक ऊर्जा पूछ ली जाए तो फिर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी फिर आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखो चीज़ों को देख के घबराओ मत, बस चीज़ों को एक्सेप्ट करो और चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। ऐसे सोचो कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। अगर आप सोचोगे अरे यार अभी तो ये आदर्श गैस समीकरण निकाला था और फिर ये आंतरिक ऊर्जा और आ गई, ऐसे पढ़ोगे तो फिर आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा और फिर आपका पढ़ने का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे चीज़ों को नई चीज़ आती है उनको सीखने की कोशिश करो और ऐसे उत्साहित होकर चीज़ों को सीखोगे तो फिर आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे निकाय की आंतरिक ऊर्जा है, यदि आप देखो अपन बात कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए, और आदर्श गैस के जो अणु हैं वो एक निकाय में है और उस निकाय की अपन से आंतरिक ऊर्जा पूछ ली गई तो अपन कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, U बराबर में एन के टी स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूले हैं ना, ये आपको आगे जब आगे MSc करोगे आप, फिर उसके बाद PhD करोगे तो वहाँ पे फिर आपको ये फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करोगे आप, फिर वहाँ पे आपको इनमें संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो फिर आपको याद करने ही पड़ेंगे, साफ सी बात है। तो साइंटिस्टों ने इस फॉर्मूले का उपयोग करा है, उसके बाद में वैल्यू पुट करिए, सॉल्यूशन किया है, तो वैसे ही अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो U बराबर में कितना है एन के टी स्क्वायर डी एफ में डी टी लॉग जेड। अब यहाँ पे देखो Z का मान अपन को पता है कितना है, वी एफ में एच 2πm के टी 3/2 पुट कर दिया, Z बराबर वी एफ में एच 3/2। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे 2πm के यानी कि टी को अपन ने बाहर ले लिया, टी की पावर 3/2 आ गई। तो यहाँ पे देखो वी एफ में एच 2πm के, ठीक है, यानी कि 2πm के इज इक्वल टू अपन बात करते हैं तो हमारे पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया प्रकार देखा जाए, यानी कि टेम्परेचर को हमने क्यों उठा दिया, टेम्परेचर को हमने इसलिए उठा दिया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो वेरी हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन देखो 2πm के ये सब क्या है, पूरे कांस्टेंट है। तो हमने क्या कर दिया, इसको एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे Z बराबर कितना हो गया, Z बराबर हो गया ए टी की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है वी एफ में एच 2πm के। क्या इतना आपको समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो U बराबर हमारे पास में कितना आ गया, एन के टी स्क्वायर डॉट डी अपन में डी टी लॉग ई ए टी की पावर 3। तो यहाँ यानी कि अपन क्या करा, यानी कि अपन ने Z का मान यहाँ पे पुट कर दिया। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट पहले, U बराबर में एन के टी स्क्वायर
d/dt और यहाँ पे log z था, तो यहाँ पे अपन क्या करा, z की वैल्यू पुट कर दी, कितना है a/3। तो यहाँ पे देखिए a/3/2 है यहाँ पे, ठीक है। u बराबर में n/t², यहाँ पे अपन क्या करा, यहाँ पे log का फॉर्मूला लगा दिया, log a इंटू बी, यानी कि log a प्लस में log b। तो यहाँ पे log a ये ऐसे कैसे, और यहाँ पे जब यहाँ पे 3/2 आगे आ जाएगा और log t हो जाएगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखो डेरिवेटिव करोगे टेम्परेचर रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे log a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3/2 ऐसे कैसे, और log t का 1/t और t का 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो u का मान कितना आ गया हमारे पास में, u का मान आ गया, देखो n के का मान अपन ने क्या रख दिया, r रख दिया, और यहाँ पे 3/2 यानी कि आ गया 3/2। यहाँ पे r क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, तो यहाँ पे 3/2 RT आ गया। तो यानी कि आपको मेरे हिसाब से अल्टीमेट तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, यदि अपन निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकालें, किसकी, आदर्श गैस के जो अणु हैं जिसमें रखे हुए हैं, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा अपन को निकालनी है, तो u बराबर n/t² dF/dt log z का फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपन को। तो आगे समझ में, एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं आपको अल्टीमेट तरीके से, ठीक है। आगे इसके आगे भी एक छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, कुछ नहीं है। अपन बात करते हैं, यदि ऊष्माधारिता की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, c बराबर में dV/dt। तो यहाँ पे v कांस्टेंट है, तो u बराबर, देखो यहाँ पे ये v नहीं है, ये u है, du/dt है, du/dt है और v कांस्टेंट है। तो u का मान अपन ने अभी निकाला है 3/2 RT, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, c बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3/2 R आ गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। और हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में जो अंतर था Cp बराबर माइनस का Cu बराबर में R, ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, फिर Cp बराबर देखो Cu प्लस में R, और Cv की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3/2 R। तो Cp बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 5/2 R हो गया। और यहाँ पे अपन ने देखो, ये हमारे पास में कितना था, ये क्या था हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये जो अपने पास गामा है, ये क्या है हमारे पास में, ऊष्माधारिता का अनुपात है। ये Cp क्या है हमारे पास में, स्थिर दाब पर आयतन, तो स्थिर दाब पर क्या है हमारे पास में, ऊष्माधारिता है। और Cp माइनस का C बराबर जो R है, ये क्या है, मेयर संबंध कहलाता है, जो कि अपन ने पूरा डिस्कस कर रखा है पहले। तो ये 4 पॉइंट अपन ने यहाँ पे निकाले। ये पूरा किसके ऊपर था, ये पूरा था हमारे पास में आदर्श गैस के जो अणु हैं उनके ऊपर था। फर्स्ट अपने निकाला आदर्श गैस के लिए सम वितरण फलन निकाला z बराबर में, ठीक है। उसके बाद में अपन उसी के लिए वेग बंटन और हमने वितरण फलन निकाला। उसी के बाद में हमने यहाँ पे क्या निकाला, उसी के बाद हमने निकाला यहाँ पे हमारे पास में जो आदर्श गैस समीकरण है वो निकाला। उसके बाद में हमने निकाला यहाँ पे उसकी आंतरिक ऊर्जा निकाली 3/2 R। उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या निकाला, उसकी ऊष्माधारिता निकाली, और ऊष्माधारिता निकालने के बाद में हमने स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता निकाली, और ऊष्माधारिताओं का अनुपात में अपन ने यहाँ पे निकाला दोनों का। तो यहाँ पे कितना आया, 5/3। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा बनता है, ये क्वेश्चन हमारे पास में बड़ा बनता है, और यहाँ से 4 नंबर का वेंटेज रखता है ये क्वेश्चन अकेला। 4 नंबर का हकदार है ये क्वेश्चन, कौन सा, आदर्श गैस समीकरण, और हमारे पास में क्या नाम है इसका, सम वितरण फलन z बराबर में। तो ये आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब एक बात बताता हूँ आपको, बेनिफिट, फ़ायदा बताता हूँ आपको। अब ये यदि क्लास में आपके नोट्स के माध्यम से नहीं लेता, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ 4 या 3 क्लास के अंतर्गत ये दोनों डेरिवेशन कंप्लीट होते। कितने बड़े बड़े डेरिवेशन हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या है, जो चीज़ समझाने लायक है उसको मैंने समझा दी। अब फिर फालतू टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे पास टाइम होता, पर्याप्त टाइम होता हमारे पास में, तो हम आराम से पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम की यहाँ पे कमी है, तो बस आप देख लीजिए, फिर थोड़ा सा वो तो करना पड़ेगा, फिर आपको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, आपको पढ़ाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ समझनी है उसमें आपको मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, वायु दाब समीकरण पढ़ेंगे, और एक है चिरसम्मत सन्निकटन वैधता, तो उसको पढ़ेंगे। यानी कि 2 टॉपिक अपने रह गए हैं। उसके बाद में ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अपन कुछ डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास में कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कि 2 ही काफ़ी हैं। अगर आप 2 ही यूनिट अगर आप इसमें थर्मो में पढ़ लेते हो, तो फिर भी आपके जो नंबर हैं आप देख लीजिए। तो मैं पैटर्न है उसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, अभी बोर्ड पे समझाऊंगा, अल्टीमेट तरीके से समझाऊंगा। लेकिन ठीक है, तो अब मिलते हैं कल।